मोल। समझ रहे हो? और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अब आप लगाओगे तो क्या करोगे, P1/P2 इज इक्वल्स टू N1/N2। हाँ, μ1/μ2 कर लो। ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, मोल निकाल सकते हो। N2 की वैल्यू निकाल लो, किसकी? N2 की वैल्यू किसके फॉर्म में? N1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पेन दे दो। देखो यहाँ पे PV इक्वल्स टू μRT है ना। और ऐसा कुछ नहीं, लोड वोड है ना, अच्छे से समझो। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि गैस लीक हुई है, इसीलिए सर ने आज शायद P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल लिखा है, और प्रेशर को तो बदल ही रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। समझ रहे हो? एक्चुअली पता है, मेरे मन में तो ये भी क्वेश्चन आता था कभी कभी कि सर, घंटे हमने पूछा भी था सर से अपने कि सर कंटेनर खोल के गैस निकाली तो कंटेनर का वॉल्यूम तो इनफाइनाइट हो गया। क्यों? क्योंकि कंटेनर खुला हुआ है, वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ गया है। अब तो उसमें अपन कितनी भी गैस भर सकते हैं, वो निकालता रहेगा। तुम भरते जाओ, जैसे किसी बाल्टी में छेद कर दो। आप 10 लीटर की बाल्टी खरीद के लेके आए। अब 10 लीटर की बाल्टी में आपने एक छेद कर दिया, तो क्या वो 10 लीटर की रहेगी? नहीं, अब वो इनफाइनाइट लीटर की हो गई। अब भर लो उसको, भर के ही दिखा दो उसको। जिंदगी में कभी नहीं भरेगी वो। क्यों? क्योंकि तुम भरोगे वो नीचे से उसमें निकलता रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, मेरी बाल्टी बढ़िया है यार, कितना भी पानी पी जाती है। अरे, बढ़िया नहीं, वो फटी है पीछे से। समझ रहे हो ना? तो इस चीज, ये जब हमने सोच पूछा तो सर ने बोला, अरे बेवकूफ, गैस निकाल के क्या बंद नहीं कर सकते क्या? गैस निकाल दी और क्या कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा उसमें लिखा नहीं है, इसलिए मेरे दिमाग में डाउट आता था। फिर जब सर ने बोला तो फिर हम भी सोचने लगे, हाँ शायद निकाल के फिर हमने बंद कर दिया होगा। इसलिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम क्या लेना होता है, कांस्टेंट लेना होता है। गैस निकाल दी थोड़ी उनने और फिर बंद कर दी। ठीक है। तो वॉल्यूम बदलता नहीं है। आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, तो अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो जो उनने सॉल्यूशन में करके दिया है, एक ये है, ध्यान से देख लो। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे परसेंटेज, जैसे एक्सरसाइज में परसेंटेज में पूछा गया है ना, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो प्रेशर और मोल आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मोल में वही चेंज आएगा जो चेंज किस में आएगा, प्रेशर में आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना परसेंट ये चेंज होगा प्रेशर, उतना ही परसेंट मोल भी चेंज होंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपने देखा होगा, परसेंटेज चेंज इन मोल इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगा दिया उन्होंने। लगाया? या ऐसा देखा होगा तुमने, P2/P1 - 1 × 100। लगाया क्या? देखा क्या? सोल्यूशन में यही लगाया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कुछ नहीं। और परसेंटेज चेंज का है फॉर्मूला, बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो अगर ये भी क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का होता तो हम ऐसे ही कर देते। लेकिन ये क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का है ही नहीं, उन्होंने क्या पूछा, केवल कितनी गैस निकल गई, कितना चेंज आया, है ना। तो चेंज आया तो वो अपन नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल से अपन ये बता सकते हैं कि आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, है ना। लेकिन आप 5 बढ़ोगे तो हम भी 5 बढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं। समझ रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अपन दोनों चेंज एकदम जो है, मतलब डायरेक्टली मतलब तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, है ना। तुम या इनवर्सली होते तो तुम बढ़ते तो हम कम होते, है ना।
लेकिन अपन ऐसे चेंज निकाले, परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से, लेकिन अपन से क्या पूछा गया है, चेंज, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P1/P2 इक्वल्स टू μ1/μ2। तो P1 कितना था आपका 200, और ये 125, μ1/μ2। μ1 को म्यू मान लो, और μ2 को μ2 मान लो। ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10, है ना, 25 5 जा, और 25 8 जा, मतलब जो μ2 होगा वो 5/8 होगा, है ना। कितना होगा, 5/8 म्यू। ठीक है, मतलब इनिशियल मोल का कितना, 5/8 म्यू। ठीक है। तो अब आप यहां से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो मोल में। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो μ2 की जगह क्या लिखोगे, 5/8 म्यू माइनस म्यू अपॉन म्यू इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, म्यू म्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5/8 - 1 कितना हो जाएगा, 3/8, है ना, माइनस का इंटू 100, ये कितना बचेगा, 25, 75%। 75% मोल कम हो जाएंगे, कितने, 75% मोल क्या हो जाएंगे आपके, कम। ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर परसेंटेज चेंज पूछा जाता तो ऐसे निकालते। अभी ये सब मत देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आप ये बताओ कि आप परसेंटेज चेंज निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, है ना। इसी चीज को आप प्रेशर के फॉर्मूला से भी डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। अगर आप देखो, मोल से ही गए तो आपको क्या करना पड़ा, पहले फाइनल मोल निकालने पड़े, और फिर आपको लिखना पड़ा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। लेकिन अगर आप फाइनल मोल निकालने से बचना चाहते तो आप डायरेक्ट यही निकाल लो, क्योंकि आपको प्रेशर तो दोनों दिए गए ना। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो प्रेशर में डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, है ना। कितना बचेगा ऊपर, 25, है ना, 75/2, है ना, 75/2, और ये कितना आ गया, लगभग 37.5। इससे सेम नहीं आ रहा है ना, माइनस माइनस तो इसलिए आया क्योंकि वो क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, मतलब मोल बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। कुछ छूट गया क्या, हम्म, P2 - P1 अपॉन P1 इंटू 100, सब सही है। तो आंसर सेम नहीं आ रहा है ना, इसका गलत लिख गया था क्या, किसका, इसका, वहां पे, यहाँ तो सब सही लिखा है, 5/8 माइनस म्यू, तो 3/8 ही तो बचेगा। हाँ, ये गलत कर दिया है, ये थोड़ा गलत कर दिया है। ये कितना आएगा, 8 1 जा, 8 2 जा, है ना। ये गलत कर दिया थोड़ा, 100/8 कितना होगा, 12.5, और फिर ये कितना हो जाएगा, 7, ये 30। तो आपके पास कितने तरीके हैं दोस्त परसेंटेज चेंज निकालने के, तो
तो आपको एग्जाम में नीट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां से सॉल्व करना है। समझे? ठीक है। अच्छा, अब सर इस क्वेश्चन में चेंज पूछा गया है, और चेंज का आंसर सर कैसे निकाले? तो अब आपको आपका बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। अगर चेंज पूछा गया तो चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर फाइनल मोल हमने निकाल लिए, लेकिन मेरे वो मोल जो आए हैं वो किसके टर्म्स में आए हैं? इनिशियल मोल के टर्म। और इनिशियल मोल की है वैल्यू पता नहीं है। नहीं पता ना? तो आप क्या कर सकते हो, पहले पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, आपको सब कुछ दिया गया है। पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी करके क्या निकाल सकते हो, इनिशियल मोल निकाल सकते हो। समझ रहे हो? और फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी करके ही आप फाइनल मोल भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर कितना हो गया, 125, और वी और टी तो भाई है, आर वाई है। और फिर दोनों मोल को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। वहां से चेंज भी निकाल सकते हो। अगर इनिशियल मोल दिए गए होते ना, तो चेंज यहीं पे निकल के आ जाता। हम यहाँ पे इनिशियल मोल की वैल्यू पुट करते, म्यू टू मिल जाता, और म्यू टू माइनस म्यू वन करके आंसर निकाल दो। समझ रहे हो? तो अभी फिलहाल क्या करो इस क्वेश्चन के लिए, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, तो एक तो म्यू वन निकालो, तो क्या हो जाएगा, पी वन वी अपॉन आर टी। एक म्यू टू निकालो, पी टू वी अपॉन आर टी। दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। म्यू वन माइनस म्यू टू, वी अपॉन आर टी तो क्या आ जाएगा, कॉमन। और पी वन माइनस पी टू, वी आपको पता है, आर आपको पता है, टी आपको पता है, कितना मोल में चेंज आया वो आपको मिल जाएगा यहां से। समझ रहे हो? तो भाई इसको जरा सोचो, है ना, कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा तब कैसा करोगे। समझ रहे हो? ठीक है, लिख लो जिसको कुछ लिखना हो तो। लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट एक ऐसा खर्चा है जो खर्चा होने के बाद एटमॉस्फेयर में खो जाता है। लाउड स्पीकर ने बोल दिया और वो शब्द खो गए। आपको दिखाई देंगे क्या कभी? अभी मेरे दिमाग में ऐसे ही आया। और एक ऐसा खर्चा होता है कि नेता ने जीतने के लिए रोड बनवा दी, भले ही उसने चुनाव के 2 दिन पहले बनवाई, लेकिन वो कुछ दिन दिखेगी तो ये शब्द तो दिखेंगे भी नहीं। वो दिन भर वही चिल्लाते रहते हैं। भयंकर ही चल रहा है यार।
ठीक गया? लिव लेका। चलो, सॉल्व एग्जाम्पल 2 पे आओ। ये लो खोलना जरा। आ गए? अरे आ गए का? आ गए का? अरे आ गए का? चलो, सेम क्वेश्चन है फिर से वही। तो इस बार क्या क्या बदला गया है? प्रेशर भी बदला गया, और तो इस बार पहले आपने पी वी अपॉन आर टी कॉमन ले लिया था, इस बार केवल क्या कॉमन लेना? वी अपॉन आर, बाकी टी को भी अंदर रखना, पी वन अपॉन टी वन माइनस टू अपॉन टू। कर पाओगे? नहीं समझ रहा यार तुम लोग। कभी कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाए ना, फिर भी उस पे 5 मिनट रुक के उसको आदर दिया करो, या आदत डालो। ठीक है ना? वो 5 मिनट तक आपके दिमाग में कुरेद कुरेद के अंदर तक जाता है। समझ रहे हो ना? और आपके दिमाग में स्टेबिलिटी बनाता है कि अरे इसमें ये पूछा गया था, ऐसे निकाला हमने, वैसे निकाला, ये फॉर्मूला था, है ना? थोड़ा रुका करो हर चीज पे। चलिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। क्या आपने दोस्त, ये उन्होंने अपने मन से एक रिलेशन दे दिया, P अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप यहां से क्या करो? अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ऑबे एन एडिशनल लॉ। एक अलग से लॉ फॉलो कर रही है। क्या लॉ फॉलो कर रही है? P अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। फाइंड फाइंड द टेम्परेचर व्हेन इट एक्सपांड टू वॉल्यूम कितना? 2V। देखो, एक अलग से उनने कुछ तो अपने मन से बना लिया। हमें देखो, हमें तो भैया ये पता है सिंपल, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है। आप हमसे प्रेशर पूछोगे तो क्या लिखेंगे? आप हमसे वॉल्यूम पूछोगे तो क्या लिखेंगे? आप हमसे टेम्परेचर पूछोगे तो क्या लिखेंगे? बोलो, लिखेंगे कि नहीं? ये तो हमें पता ही है। लेकिन आज वो क्या बोल रहे हैं कि आज मेरी गैस एक अलग लॉ फॉलो कर रही है। क्या? P बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना? अब क्या बोल रहा है वो, कि वॉल्यूम हो गया मेरा डबल, है ना? तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? और प्रेशर कौन ने क्या रखा है? प्रेशर नहीं बदल रहे ना? बोलो, बोलो। तो दोस्त, या प्रेशर को बदल भी रहे हो लेकिन प्रेशर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी ना, तो प्रेशर को यहां से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? देखो ना, अभी रिलेशन क्या बनना है आपका, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब इसका क्या मचाल डाले क्या? यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? वॉल्यूम तो दिया है, आप इसको लिखोगे P1/P2 = V1 स्क्वायर अपॉन, वॉल्यूम तो पता है आपको, ये तो नहीं पता ना। तो प्रेशर को भगाओ। कहां से भगाएं? प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमें निकालना है और वॉल्यूम हमें दिया गया। तो क्या लिख सकते हैं? म्यू आर टी अपॉन वी। क्या लिख सकते हैं? म्यू आर टी अपॉन वी। तो म्यू आर टी अपॉन वी, सही है। म्यू आर तो कांस्टेंट है, ये भी गया फिर से, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? वी क्यूब आ गया। अब क्या लिखोगे? T1/T2 = V1/V2 का क्यूब। तो T1 को T मान लो और T2 निकालना है ना? V1 V और V2 2V, उसका क्यूब, V V कैंसिल आउट, 8 हो जाएगा। 8 इधर आएगा तो T2 आ जाएगा कितना? 8T। आंसर आ गया। समझ रहे हो? देखो, उनने जो अपने मन से बना के दिया है रिलेशन, उसको लिख लो। अब अगर वो क्वेश्चन ये बोलते ना कि पहले प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो हम उसी से सॉल्व कर डालते, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। लेकिन उनने क्या करा? प्रेशर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो हमें टेम्परेचर चाहिए था पिक्चर में, तो टेम्परेचर हम कहां से लेके आए? तो प्रेशर को गायब करो।
आइडियल गैस इक्वेशन से। समझ रहे हो? कर दिया गायब। और टी और वी में एक रिलेशन हमें पता लग गया और आंसर निकाल दिया। समझ रहे हो? है संकल्प? समझ गए का? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। लो, आगे आओ। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, 4 आप लोग छोड़ दो अभी। करा किसी ने? छोड़ दो अभी। ठीक है, 4 के लिए अपन थोड़ा सा और टाइम लेते हैं थोड़ा। चलो, 5 5 तो कर लिया होगा। कितने लोगों ने किया 5? अरे, क्यों? 5 कितने लोगों ने किया? तुम क्यों नहीं करके लाए क्वेश्चन? चलो, तो 5 जरा पढ़ तो लो, जरा सभी लोग पढ़ो। कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड। लो भैया, आरएमएस स्पीड की बात कर रहे हैं, आगे पढ़ो। किसकी? नाइट्रोजन की। प्रेशर और टेम्परेचर आपको दे दिया और डेंसिटी भी दे दी। तो प्रेशर पता हो वैसे तो आपको टेम्परेचर भी पता है, तो आप तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आपके पास कितने ऑप्शन है? दो। एक कौन सा? √3p/ρ। तो पी भी पता है और रो भी पता है। और दूसरा ऑप्शन 3RT/मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो? चलो, चलो खड़ी हो तुम। सेकंड बेंच पे फर्स्ट नंबर, भक्ति के बगल में। क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी। बताओ जरा, क्या होता है आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला? कल ऑप्शन थी क्यों? चलो, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन कंटेनर वॉल। क्या है ये? बैठ जाओ, वो सारा करके बताओ, है ना? वैष्णवी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्या पूछ रहा है बोल, पढ़ो वापस से। आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर। तो इस बार ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोल दिया, मतलब मॉलिक्यूलर वेट का काम खत्म। टेम्परेचर दे ही दिया। आर आपको पता ही है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना थोड़ा लेकिन, ये मॉलिक्यूलर वेट जो आप 32 रखेंगे वो किस में होता है? ग्राम में। तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। ये बात ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। चलो, क्या क्या दिया है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है ना? मास दे दिया इस बार। क्या दे दिया? मास पर का। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है ना? और क्या दे दिया? एनटीपी बोल के उनने टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया है ना? ठीक है, तो दोस्त मास दिया है इस बार। क्या दिया है? तो अपना क्या होता है? 3RT/मॉलिक्यूलर वेट, है ना? 3RT/मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आपको याद है इस बार देखो उनने क्या बोला? स्मोक पार्टिकल। कोई उनने गैस स्पेसिफिक नहीं दी। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट को यहां से भगाना पड़ेगा दोस्त। बोलो, भगाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि किसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे? तो 3RT/मॉलिक्यूलर वेट, इसको भगाओ यहां से। कैसे भगाएं? अरे भाई, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एक मोल गैस का मास। और एक मोल गैस का मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक मोल में। ये होता है कि नहीं? तो ये चीज रख दो वहां पे। तो 3RT/ एक मॉलिक्यूल का मास इंटू Na। और R/Na को क्या पुट कर सकते हो? के। तो 3kT/m। और m सब दिया है आपको। बोलो, दिया है कि नहीं? आंसर निकाल दो। ठीक है, ठीक है। स्मोक का पार्टिकल था जिसका मास कितना था? 5 × 10⁻⁻17 kg। मतलब क्या है वो? एक पार्टिकल का मास, है ना? ठीक है, और आंसर आ जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता ही है। एनटीपी बोल दिया मतलब टेम्परेचर। कितना लोगे? 20 या 22, कभी कभी 22 से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो 20 या 22।
चलिए, लेकिन इनने कितना लिया है? इनका कुछ अब ठिकाना नहीं है, समझ रहे हो? सब बिन पैंदी के लोटे हैं। आप हमेशा एनटीपी एनसीईआरटी जेई मेंस के हिसाब से लिया करो, है ना? 20, और एसटीपी पे 0। बाकी सब जगह कंफ्यूजन फैला हुआ है। ठीक है। सीपी सिंह में तो कभी कभी एसटीपी एनटीपी दोनों 0 0 ले लेते हैं, कभी दोनों 22 22 ले लेते हैं। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अगर कभी 22 से ना 20 से ना निकले तो 0 से सॉल्व करके देख लेना, 0 से ना निकले तो। लेकिन सर सबसे पहले क्या ले? तो सबसे पहले एनटीपी पे 20 और एसटीपी पे 0। क्लियर है? जब इनसे आंसर ना निकले, एसटीपी का मान लो 0 से नहीं आ रहा, तो 20 से सॉल्व करके देख लेना। और एनटीपी का 20 से नहीं आ रहा तो 0 से करके देख लेना। चलिए। तो कहां तक? 7 तक ही दिए थे। चलो। अच्छा, ये भी तो दिया था। ये 8 आपसे बनेगा नहीं अभी, ठीक है? 9, 9 याद कर लिया सबने फॉर्मूला? सबने? तो बोलो क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? √8 RT अपॉन पाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। और अपना आरएमएस क्या था? √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और ये क्या है? √8 RT अपॉन पाई मॉलिक्यूलर वेट। सबने अपनी कॉपी में लिखा उसको? हमने बोला था कॉपी में जहाँ डेट लिखते हैं वहां लिख लेना। नहीं लिखा हो तो लिख लो, देखा ही नहीं होगा। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, √8 RT अपॉन पाई मॉलिक्यूलर वेट, जो आपको याद होना चाहिए। और ये आज के बाद हम इस पे बात नहीं करेंगे कभी, बस याद होना चाहिए आपको, ठीक है? हाँ, लिखा। चलिए, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। आ गए? चलिए, एक्सरसाइज पे आ गए। चलिए, तो एक्सरसाइज में कहां से सॉल्व किया आप लोगों ने? 1 से 46। चलो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग करके लाए? हाथ खड़े करो सब लोग पहले। एक्सरसाइज। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने क्लास में किया था। हमने 2 के लिए करके बताया था, है ना? चेंज कितने का है? 7 खड़ी हो, पढ़ो जरा 7 नंबर। इफ द प्रेशर ऑफ गैस क्लोज वेसल, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है ना, 4%, देन व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेंट। जो हीटेड बाय मतलब टेम्परेचर चेंज किया गया, चेंज बाय। और जब चेंज होता है तो सेल्सियस और केल्विन क्या होते हैं? सेम। तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? आगे पढ़ो। इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी। चलो देखो, बैठ जाओ। वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज कंटेनर है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1/P2 = T1/। तो प्रेशर चेंज बाय 0, इंक्रीज बाय 0.4%। तो मान लो पहला प्रेशर P था, और फिर उसको 0.4% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इनिशियल टेम्परेचर, और ऐसा कब इंक्रीज हुआ वो? जब इनिशियल टेम्परेचर का जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया। तो इनिशियल टेम्परेचर है कितना? वो T है कितना?
अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, क्लास में करके दिया हमने ये। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 15। एयर इज फिल्ड इन अ बॉटल, है ना। एयर भरी गई है किसमें? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एंड इट इज कॉर्क, और उसमें एक लकड़ी का वो कॉर्क लगा दिया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 35। इफ द कॉर्क कम्स आउट एट 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हो जाए तो कॉर्क बाहर आ जाएगा। देन अप टू व्हाट टेम्परेचर शुड द बॉटल बी हीटेड, है ना। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। ये बॉटल है, इसमें कॉर्क लगा दी है, और अभी 1 एटीएम प्रेशर है, और टेम्परेचर कितना है? 30 केल्विन में। कितना? 308। अब ये जो कॉर्क है ना, अगर अंदर प्रेशर 1 एटीएम की जगह, भाई अंदर मॉलिक्यूल भरे ना गैस के, तो इसको धक्का मार रहे होंगे, लेकिन अभी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे वो। बाहर कब निकाल पाएंगे? जब अंदर से प्रेशर 3 एटीएम का लगेगा। कितने का लगेगा? अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो प्रेशर 1 एटीएम से 3 एटीएम करना है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दें कि प्रेशर कितना हो जाए, 1 से 3। तो टेम्परेचर 308 से हम कितना कर दें, तो क्या लगेगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो P1 1 है, P2 3 है, और T1 308 है, और T2 निकालना है। तो T2 आ जाएगा 924 केल्विन। है क्या? नहीं है तो 273 माइनस करो, सेल्सियस का आंसर चेक करो। है क्या? आ गया। सोचते नहीं है तुम लोग क्वेश्चन यार, ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन पूछ रहे हो। कितने लोगों ने कर लिया था ये? चलो। 16, 17, कौन सा? 17 पे आ जाओ। चलो। Two balloons are filled with one pure helium and the other by air, respectively. If the pressure and temperature of these balloons are same, then the number of molecules per unit volume. Number of molecules per unit volume. समझ रहे हो? देख लो भाई, है ना। तो अपन तो, हमें नहीं पता क्या होगा भैया, अपन तो ये जानते हैं बस, समझ रहे हो। प्रेशर और टेम्परेचर से हमने उम्मीदें खत्म कर दी, खुद ही बोल दिया दोनों में सेम है। तो V, और ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बनाना है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा, R। ये यहाँ चला जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन गया, ये Na को इधर ले आओ, और R को नीचे पहुंचा दो, है ना। तो इधर N/V बन गया, और यही क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट। और ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सब कुछ कांस्टेंट ही हो गया। तो N का कोई साथ ही नहीं दे रहा, तो वो कभी बदल नहीं सकता, कोई वेरिएबल ही नहीं बच रहा, सब कुछ कांस्टेंट है। वेरिएबल दो ही थे, प्रेशर और टेम्परेचर, जो कि उनने खुद ही बोल दिए क्या है, सेम। तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम। क्लियर है? 18, 19, 20। 20 तक कोई डाउट नहीं किसी को?
पक्का? चलिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बढ़िया। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 38 पे आ जाओ। हाँ, ये कर लिया था 35 पैराबोला। देखो इसमें वी स्क्वायर और टी का पूछा गया है ना। चलिए, 38। बहुत बढ़िया। 38 में हम आपको लास्ट में बताएंगे। अच्छा, इतना तो पता चल ही गया आपको कि आरएमएस और एवरेज का तो पता चल ही गया। आरएमएस में क्या है, √3 RT अपॉन, और एवरेज में क्या है, RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो सेम है। उसमें आता है एक्स्ट्रा में √3, जो कि 1.7 होता है। और इसमें आता है √8/पाई। और 8/पाई मतलब 8/3, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग, है ना? बोलो। ठीक है। और आपको हम बता दें, अरे तुम समझ ही नहीं रहे यार। ये कितना है और वो कितना है? कौन बड़ा है इन दोनों में? ये सब, ये चीज तो सेम है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2.5 है लगभग। तो कौन बड़ा हुआ? आरएमएस। तो आरएमएस हमेशा एक्चुअल में, एक बात बता, हमने आपको बताया था कि नहीं, कि मान लो आपकी तरफ 4 ट्रेन भग के आ रही हैं। आपकी तरफ कितनी ट्रेन आ रही हैं? एक 10 से चल रही है, एक 20 से चल रही है, और एक 30 से चल रही है, और एक 40 से चल रही है। तो आप प्रिकॉशंस किसके अकॉर्डिंग लोगे? तो 40 से आ रही, कैसे आ रही? अभी तो वो 10 से आ रही, बैठे रहो आराम से बैठे रहो पटरी पे। वो 40 वाली आएगी, तुम्हें उड़ा के चली जाएगी। अपन आरएमएस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आरएमएस सबसे ज्यादा होती है। आरएमएस वेलोसिटी गैस के मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा वाली वेलोसिटी, है ना? मैक्सिमम प्रोबेबल कौन सी है? जिसको सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल ओबे करते हैं, है ना? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को प्रीफर करते हैं ना, यार हम तो इससे जाएंगे, भले ही वो कम हो। तो वो कौन है? मैक्सिमम प्रोबेबल। और मैक्सिमम प्रोबेबल एक्चुअल में सबसे कम होती है इन सब में। एवरेज, आरएमएस और एमपी, इनमें सब में सबसे कम कौन होती है? एमपी। ठीक है। तो आज से याद रखोगे। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए, 39, 40। 40 करना क्या? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज sample helium is 5/7 that molecule sample of hydrogen. If the temperature of hydrogen sample is 0, the temperature of helium, ये तो क्या है, टुंजूजा है। क्या बोल रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी? किसकी? हाइड्रोजन की है। हीलियम की मॉलिक्यूलर वेट बोलो 4 इज इक्वल टू 5/7 ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी? सही। क्या दोनों तरफ हीलियम हीलियम है क्या? सही लिखवा रहे हो? डंडे पड़ेंगे अगर गलत हुआ तो। 2 ये हो गया। तो 3 R तो किसी काम के रहे नहीं। स्क्वायर रूट उड़ा दे। टेम्परेचर हीलियम का दिया कितना? किसका दिया टेम्परेचर? हाइड्रोजन का दिया क्या? और हीलियम का पूछा गया है। ठीक है। 4 स्क्वायर करा है ना तुमने दोनों तरफ। और हाइड्रोजन का कितना दिया है? तो 273। ये लो, ये 2 2 जा 4। तो टी हीलियम आ गया आपका, ये 250 हो जाएगा। 50 × 273/49 करके देखो। और अगर तुक्का मारना हो ना, टाइम नहीं हो, तो क्या करना, ये 50 50 कैंसिल आउट कर देना। तो लगभग 273 के आसपास देख लो कौन है। मतलब केल्विन में है क्या?
सेंटीग्रेड देख लो। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और क्या दिया है। कहाँ। अरे हम जो निकालेंगे वो किस में निकलेगा। केल्विन में। तो अपना केल्विन में लगभग 273 आ रहा है ना। तो केल्विन में 273 है क्या। नहीं है। तो फिर 273 माइनस करो तो 0 सेल्सियस बचेगा। ठीक है। तो आंसर 0। क्लियर है। 42, 43, 44, 45, 46। 44 देखो। टू वेसल्स हैव इक्वल वॉल्यूम। दो वेसल हैं उनके वॉल्यूम क्या है। इक्वल। वन ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन एट 1 atm। उसमें से एक में क्या है। हाइड्रोजन कितने पर। 1 atm पर। एंड द अदर एंड द अदर हीलियम एट 2 atm। और दूसरे में क्या है। हीलियम कितने पर। 2 atm पर। इफ बोथ दी सैंपल आर सेम टेम्परेचर। दोनों के टेम्परेचर क्या दिए गए। सेम। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी पूछ रहे हैं। समझ रहे हो। गैस अलग अलग है तो किस पे फर्क पड़ेगा सीधे। मॉलिक्यूलर वेट पर किस पे फर्क पड़ेगा। और क्या दिया गया है। मोल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं। मोल। और सेम क्या रखा गया है। टेम्परेचर। चलो। 3 RT अपॉन क्या होता है मॉलिक्यूलर। तो टेम्परेचर सेम ये तो मोल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा सीधे क्या लगाओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो। चलिए बताइए। किसके किसकी वेलोसिटी निकालनी है। उनका रिलेशन हाइड्रो कौन कौन सी गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम। ये आ जाएगा 4/2। तो वी हाइड्रोजन आ रहा है √2 टाइम्स ऑफ वी हीलियम। देखो क्या आंसर है। या फिर हीलियम आएगा वी हाइड्रोजन अपॉन √2। तो क्या दे रहे हैं। ऑफ दैट हीलियम मॉलिक्यूल। सही बात है। ठीक है। कोई दिक्कत। चलो बाकी अब कल देखेंगे। सुनो। आरएमएस स्पीड की आज एक डीपीपी आएगी। और कल हमें वो चाहिए भी पूरी। डीपीपी आएगी क्या हम अभी दे देते हैं। वो निकालो। क्या बोलते हैं। CTPYQ। इतने जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। भगवान कसम अगर तुमने लगा लिए तो आरएमएस स्पीड का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे। आपके एग्जाम में वो आप करके ही आओगे 100% गारंटी से। तो लगभग 33 मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। निकालो जरा। सबसे ऊपर है सबसे ऊपर एम एम पे जाओ। MST CET PYQ। एम पे जाओ एम। हाँ। बरका बरका। आ गए। ब्लैक एंड वाइट। चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गसी। आलोचका। आलोचका। आलोगा। उसमें टॉपिक 3.1 दिख रहा है। 3.2 दिख रहा है। 3.3 दिख रहा है। 3.4 दिख रहा है। 3.5 दिख रहा है। 3.6 दिख रहा है। यही मुद्दा है अपना। क्या है हेडिंग 3.6 की। स्पीड। दिख गया। लवकर सांगा किती क्वेश्चन आई तिकडे। 38।
कितनी क्वेश्चन आए? 30। बरका, कितनी क्वेश्चन आए? ये 30 क्वेश्चन मला उदया पाई से। बरका, नक्की? तो 38 तो मला उदया पाई से। और फिर ऊपर के जो 3.1 से लेके 3.5 था वो परवाई छुट्टी आएगा। और परवा का उदया। हम्म। हाँ। नहीं, लेकिन परवा के उदया तो आओगे। क्या? क्यों? अरे, परवा मतलब क्या, परसों? और परसों के बाद जो उदय आएगा वो उस दिन तो आओगे। वही बोल रहा है। उस दिन आपको 3.1 से लेकर 3.5 करके लेके आना है। ठीक है। और सुनो, ये इनके जो पीवाई क्यू है ना, आप अपने पीवाई क्यू कंपेयर कर लेना। इनके पीवाई क्यू में आपके पसीने छूट जाएंगे केटीजी में। है ना? आप अपने भी पीवाई क्यू सॉल्व करना। ठीक है। तो इनके 3.6 तो ये इसीलिए हम इस आपसे सॉल्व कर, क्योंकि अभी अभी हमने उनको सॉल्व करवाया। और उनको सॉल्व करवाया हमने सीईटी वालों को, तो देखा हमने वो तो खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आप जरूर सॉल्व करें। ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो कल तो हमें चेक कराओ 3.6। और फिर शुक्रवार को हम चेक करेंगे 3.1 से लेके 3.5 तक। ठीक है। और सुनो, और सैटरडे को फिर टेस्ट रहेगा। ठीक है। चलिए। तो ये आपका होमवर्क हो गया। समझ गए? चलो, हेडिंग डालो। हेडिंग डालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, एनर्जी डालना अभी तो है ना। चलो, सुनो, अगले 10-15 मिनट थोड़ा शांति से बैठे रहो, ताकि आज अपन कुछ नया टॉपिक भी पढ़ लें। क्योंकि सैटरडे को फिर कुछ बचेगा नहीं, वही पेपर फिर से रिपीट करना पड़ेगा नहीं तो। हेडिंग डालो, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक काम करो, एनर्जी बाद में पढ़ते हैं, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ही डालो पहले। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो, सुनेंगे क्या होता है ये पीछे। देखो, आपके घर से आपके पास पैसा आता है, तो आप उस पैसे को कितने तरीके से यूटिलाइज करते हैं, है ना? दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हैं? ठीक है। स्वतंत्रता की कोटि। तो कई गैस मॉलिक्यूल कोई हवा में उड़ रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी है, वो उस एनर्जी को कितने तरीके से क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना? मान लो, वो गैस मॉलिक्यूल हवा में उड़ रहा है, तो हवा में उड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, तीन। एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, और एक जेड में।
तो लीनियर मोशन में कितने तरीके से एनर्जी खर्च कर रहा है? तीन। अब मान लो उड़ते उड़ते वो ऐसे रोटेट भी कर रहा है, घूमता हुआ, जैसे अर्थ घूमती ना और चलती भी रहती है, तो ऐसे रोटेट भी कर रहा है, तो उसका रोटेशन में भी कुछ खर्च हो रहा होगा, तो रोटेशन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका होगा। और मान लो कोई डाई मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड से जुड़े हैं, तो वो आपस में क्या करेंगे? वाइब्रेट भी करेंगे। क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पे करते करते कि नहीं? तो वाइब्रेशन में भी एनर्जी खर्च कर रहा है। तो आप कितनी तरीके से आपकी एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ तरीके इज कॉल्ड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमें एक एक करके तीनों गैस का पढ़ना है। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो कितने तरीके में अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, डाई एटॉमिक का और पॉली एटॉमिक का। पॉली एटॉमिक में दो केस, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर पॉली एटॉमिक भी होता है, जैसे CO2, कैसा स्ट्रक्चर है उसका? सीधा। और H2O कैसा है? वी शेप। समझ रहे हो? तो दोनों ही हैं। समझ रहे हो? तो अपन को ये सारे केस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपन मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस मतलब उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, और एक मॉलिक्यूल हवा में उड़ रहा होगा। हवा में उड़ना मतलब 3D में उड़ना। तो उसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट? तीन। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया उसका? तीन। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर। तो लीनियर मोशन में वो तीन डायरेक्शन में अपनी एनर्जी खर्च करता है, एक्स, वाई और जेड। अब बात करते हैं रोटेशन में। क्या रोटेशन में खर्च करता है? बिल्कुल करता है। एक गैस मॉलिक्यूल जब हवा में उड़ता है तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता रहता है। समझ रहे हैं? तो रोटेट करेगा तो उसके पास एनर्जी होती है क्या? रोटेशन, भाई रोटेशन में एनर्जी होती है कितनी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है सबको? और गैस का मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करता है? सॉलिड स्फीयर की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? तो सॉलिड स्फीयर की तरह रोटेट कर रहा है, तो 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया उसका। समझ रहे हो? तो इसका मतलब उसके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। समझ रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम क्या? हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज नहीं मानते हैं। तो 2/5 mr² में आर हो गया 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गई। तो रोटेट करता है, इसके बावजूद भी हम इसका रोटेशन में कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन कंसीडर नहीं करते। तो रोटेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया मोनो एटॉमिक का बेचारे का 0। ट्रांसलेशन में कितना? तीन। और रोटेशन में एक अकेला मॉलिक्यूल बेचारा, आप फूंक दोगे तो चला जाएगा, कभी लौट के आएगा? मतलब अकेला मॉलिक्यूल कभी वाइब्रेट नहीं कर पाता, तो वाइब्रेशन में भी ये अपनी कुछ एनर्जी यूज नहीं करता। बस खत्म। तो मोनो एटॉमिक गैस केवल कितने तरीके से अपनी एनर्जी यूज करता है? ट्रांसलेशनल में तीन बस, रोटेशनल में 0, और वाइब्रेशन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनो एटॉमिक गैस का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? तीन। रोटेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन। 3 + 0 + 0। तो इसका टोटल और ट्रांसलेशनल दोनों क्या है आपस में? इक्वल। क्योंकि वाइब्रेशनल और रोटेशनल इसका क्या है? 0। ठीक है? तो देख सकते हैं आप लोग, द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कैन परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल तो जब वो चलेगा तो उसके तीन कंपोनेंट आएंगे, तीन तरीके से अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया उसका तीन। लेकिन रोटेशन में रोटेट करता है, वो करता है, हम मान नहीं, मना नहीं कर रहा है, रोटेट करता है, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हाफ आई की वैल्यू भी होती है 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। और फिर ये आर, लेकिन उसका क्या हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक क्या हो जाती है? तो इसका मतलब वो रोटेशन में कोई भी एनर्जी यूज ना। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू नेग्लिजिबल साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल द रोटेशनल ऑफ gas molecule about its own axis become negligible. That way, the rotation degree of freedom is 0. Vibration. A molecule of monoatomic gas cannot vibrate only. अकेला कैसे वाइब्रेट कर सकता है कोई? तो इसलिए उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो गया? टोटल की बात करें तो 3 + 0 + 0 = 3। समझ में आ गया? अब बात करते हैं डायक।
है ना। डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस में दो केस देखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दोस्त कोई सी भी गैस हो हवा में उड़ रही ना, तो उसके ट्रांसलेशनल कितने कंपोनेंट होंगे, तीन। एक एक्स में, एक वाई में और एक। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कोई सी भी गैस बनी रहे, चाहे नॉर्मल टेम्परेचर पे, चाहे हाई टेम्परेचर पे बनी रहे, चाहे मोनो बनी रहे, चाहे डाया बनी रहे, चाहे पॉली बनी रहे, सारी गैसेस का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। यहाँ पे आर आर लिख गया है, वो एक्चुअल में टी आर है। टी आर ट्रांसलेशनल, है ना। क्लियर है। चलिए, तो अब बात करते हैं इसके रोटेशन की। तो अकेला ये डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल C2, मतलब ये O2 N2 H, यही होते हैं ना। तो ये ऐसे होते हैं, इनमें बॉन्ड लेंथ होती है, क्या होती है। तो ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं, और आज भी इनका रोटेशन हम क्या करेंगे, निग्लिजिबल, क्योंकि इनका साइज क्या है, बहुत। लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ है, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये दोनों अपने बॉन्ड लेंथ के अबाउट भी क्या कर रहे हैं आज, रोटेट कर रहा है। तो इसलिए इनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आज कितना आ गया, तो किसकी वजह से, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनके खुद की वजह से नहीं। ये वाला रोटेशन तो हमने आज भी क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसके बॉडी ऐसे ऐसे करके घूम रहे होंगे। समझ रहे हो। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से इनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी और हाई टेम्परेचर। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर वाइब्रेट, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करता, इसलिए इनका नॉर्मल टेम्परेचर पर वाइब्रेशन क्या है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये दोनों वाइब्रेट करेंगे, तो दो और ऐड हो गया। और आपको हाई टेम्परेचर हमेशा अलग से बोला जाता है, अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप हमेशा क्या मानोगे, नॉर्मल टेम्परेचर। तो डायटोमिक गैस का बताइए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जीरो, और टोटल पांच। अगर कुछ ना बोला जाए तो आपको यही समझना है। अब अगर वो बोलते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर है, तब टोटल कितना बोलोगे, सेवन। हाई टेम्परेचर की जगह वो एक शब्द और यूज करते हैं, नॉन रिजिड डायटोमिक। नॉन रिजिड मतलब वो रिजिड नहीं है, और कोई रिजिड नहीं है तो क्या कर सकता है वो, वाइब्रेट कर सकता है। तो कभी नॉन रिजिड शब्द मिले तब भी आप हाई टेम्परेचर समझ लेना, और रिजिड मिले तो नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि रिजिड वाला वाइब्रेट नहीं करेगा। समझ नहीं रहे, समझ गए क्या। तो ये है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक दो टाइप की, एक लीनियर और एक। तो लीनियर तो ऐसा लग रहा है जैसे डायटोमिक के मॉलिक्यूल ही जुड़े हैं, डायटोमिक जैसा है ना। तो ट्रांसलेशनल तो हमने पहले ही बोला सबका कितना होता है, तीन। रोटेशनल इनका भी कितना हो जाएगा, दो। किसकी वजह से, इनके बॉन्ड लेंथ की वजह से, है ना। और वाइब्रेशनल, जीरो, नॉर्मल टेम्परेचर, टोटल पांच। नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर में इनका ट्रांसलेशनल तो कितना है, तीन। और रोटेशनल भी इनका तीन हो जाता है, क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सीधा नहीं है, टेढ़ा है। तो तीनों का, तीनों एटम्स का फिर बॉन्ड लेंथ की वजह से वहां पे रोटेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री, और वाइब्रेशनल इनका जीरो, टोटल छह। क्लियर है। तो ये आपको याद रखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। डायटोमिक का बताओ, पॉलीएटॉमिक का बताओ, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लिख लो ये सब। इस पीडीएफ को, आपको पास आई क्या ये पीडीएफ, आप अभी जाके गणेश सर से बोल देना, ठीक है। मेरे नाम के फोल्डर में जाना, केटीजी नाम से मिलेगा नीचे, है ना। तो अभी जितना लिख सकते हो अभी लिख लो, बाकी फिर बाद में लिख लेना। हम्म।
लग गया। ज्यादा कुछ मत लिखो, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। श्रावणी। पूर्वा आई क्या? आएगी क्या? अनुष्का कहाँ है? अनुष्का अनुष्का एम। सांची आई क्या? श्रेया। वेदा। अदिति। सोनम। स्नेहल। श्रावणी। धनश्री। धनश्री। सृष्टि। दीक्षा। मनस्विनी। श्रुति। अरे, वैष्णवी। वेदश्री। कृष्णा, प्रेरणा, प्रजाजक्ता, तीनों आए क्या? अपेक्षा। अनुष्का। प्रणीता। जानवी। कुछ बच्चे तो आते ही नहीं। वेदांता है। राही। गौरव। आर्यन। ऋषिकेश। ओम। ले लो। ये पीडीएफ भिजवा लो है ना, बाकी का फिर लिख लेना उसमें से।